बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रजीम है, जब से उनका नोटिफिकेशन हुआ है 5 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई है, रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर उनके CDF के ओहदे के ऊपर तैनात किया गया है, उसके बाद कुछ उनके जो एम्बिशंस है वो खुलकर सामने आने लग चुके हैं। मैं हमेशा मिस्र की मिसाल देता हूँ, जनरल सीसी की मिसाल देता हूँ कि किस तरीके से जनरल सीसी के और मिस्र के मॉडल के ऊपर पाकिस्तान को अब चलाने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो सियासी सूरत हाल है और जो अपडेट सियासी तौर पर हुई है, उसके ऊपर अहाता करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक खौफ की फिजा जो कि पिछले 3 सालों से फैलाई जा रही थी, लेकिन अब उसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है और उसका मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी कल अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि ऐसा तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। इस पर भी बात करेंगे। जिस वक्त मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जो हैं वो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए बाहर बैठी हैं। धरना जारी है। उस धरना को कितना प्रोलॉन्ग होगा, क्या वो धरना कितनी देर तक चलेगा, इससे मुतालिक तो वो खुद फैसला करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो शुरका की अदम दिलचस्पी थी, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की, पार्लियामेंटेरियंस की, उसकी क्या वजह है। कारकुनान कुछ हद तक तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल के बाहर मौजूद नहीं पाए गए जितनी बड़ी तादाद में होने चाहिए थे। उसकी क्या रीजन है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। खुर्रम ज़ीशान साहब जो सेनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि पाकिस्तान पाकिस्तान की फौज है उसके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं, खुलकर बात करते हैं। कोई भी सेनेटर इस वक्त जो है, जिस तरह खुर्रम ज़ीशान साहब बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर जितनी खौफ की फिजा में वो जिस तरह खुलकर बात कर रहे हैं कोई कर सकता है, या कोई इससे पहले कोई मिसाल मिलती भी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे तो क्या, हक के लिए अगर मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी एक ट्वीट थी। इस ट्वीट के बाद उनके घर के ऊपर हमला हुआ, घर के ऊपर फायरिंग की गई और वहां पर जो है वो कुछ छापे भी पड़े हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनके घर पर गए हैं और उनसे मुलाकात तो की है। देखते हैं कि वजीर आला अपने इस जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारान हैं वो बड़े ताकतवर हैं। लास्टली, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो फीडबैक आप दे रहे हैं, कुछ फीडबैक आपका मुझे मिल नहीं भी रहा, लेकिन मैं कमेंट्स जो है वो कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स आपके पढूं और उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्स बनता हो तो मैं रिस्पॉन्स भी कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े दिनों बाद आप व्लॉग कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो नाज़रीन, मैंने शायद जो लोग जानते हैं, जिन्होंने वो ट्वीट्स देखी हो उनको तो मालूम होगा, जो नहीं जानते उनको एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत और बर्बरियत का दौर है, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस उसका सामना करना पड़ा। जब भी आप जालिम के सामने हक की आवाज बुलंद करते हैं तो उसके फिर आपको खमियाजा तो भुगतना पड़ता है, उसके फिर नताइज भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह जो आलमी दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो पूरी दुनिया में एक जुल्म और बर्बरियत का बाजार जिसने गर्म किया हुआ है, वो जो सबसे बड़ा जालिम है आलमी तौर पर, उसके खिलाफ आवाज उठाने के ऊपर मेरा जो पिछला यूट्यूब चैनल था उसके ऊपर पाबंदी एक तरह से लग चुकी है। मैंने कोशिश की कि उसको रिकवर कर लिया जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि वो फैसला यूट्यूब का है और वो फैसला ज़ाहिर है हमें एहतराम करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन खैर, एक चैनल जो है वो तो इसका जुल्म का शिकार हो गया है, इंटरनेशनल जुल्म का शिकार हो गया है। जो बर्बरियत है, जो फस्तायत है, जो यजीदियत का दौर है पूरी दुनिया में, उसका शिकार तो हो गया, लेकिन हमने अपनी आवाज़ तो उठानी है। तो इसलिए मैंने ज़ाहिर है नया चैनल स्टार्ट करके दोबारा से खुद को मोटिवेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और फिर एक नए मुल्क में आकर शिफ्ट होकर यहाँ से अपनी ज़िंदगी की दूसरी इनिंग्स का आगाज करना, ये भी कोई इतना आसान नहीं है, पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो उस वक्त किसी और पैराए में चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब आप इंसान जो है वो खुद उस चीज़ से गुजर रहा होता है तो फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरीके से जो बाहर बैठे लोग जो बात कर रहे हैं उनके लिए कितने मसाइल हैं, कितनी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में बैठकर ये बड़ा आसान है बात कर लेना कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठकर बात करते हैं वो डॉलरों के लिए ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो डॉलर्स जो लोग कमा भी रहे हैं वो भी उनके लिए पीनट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर उन डॉलर से उनका कुछ भी नहीं चलना। यहाँ पर जो लोग जितनी बात कर रहे हैं वो बात अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो वो रूल ऑफ लॉ वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो यहाँ पर हकूक से मुतालिक देखते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि ये हमारे मुल्क के अंदर भी यही हकूक हो, यही बुनियादी इंसानी हकूक मुयसर आए, यही जो ताकतवर है उसके पास इख्तियार ना हो, बल्कि कमजोर के साथ जो है वो रियासत खड़ी होती हुई नजर आए। तो खैर, ये बात कहीं और चली जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो आसिम मुनीर का जो रेजीम है वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खौफ फैला रही है। नाजरीन, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ था दिसंबर के पहले हफ्ते तक, तो उस वक्त आपने देखा कि ना DGI SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उस वक्त किसी
जो फौज के तर्जुमान सहाफ़ी हैं, जो टाउट्स हैं, मुनीफ फारूक जैसे, हसन अयूब जैसे, उन लोगों ने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। इस तरीके से बिलों में छुपे हुए थे जैसे चूहे बिलों में अपने छुप जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि वो खुद भी इस चीज़ का शिकार थे कि क्या कंफ्यूजन थी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि अफसार आलम जैसे लोग, आसमा शिराजी जैसी जो लोग हैं, वो ये बात कर रहे थे कि ये नोटिफिकेशन शायद ना हो और ये र्यूमर्स थी या नवाज शरीफ को इनकलाबी साबित करने की कोशिश की थी या जो भी था, या इदारे के अंदर अपनी कुछ पॉलिटिक्स थी, जो भी था उसके कहीं ना कहीं आसिम मुनीर साहब को ये खतरात जरूर थे कि कहीं ये जितनी भी रूमर्स है इसमें कोई सदाकत तो नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो वो नोटिफिकेशन होने के बाद अगले ही दिन DGISPR साहब आते हैं और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले उनकी जो 2.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर उन्होंने सिर्फ CDF के ओहदे और नया जो ऑफिस है उसके जो मकासद, अगराज और मकासद हैं वो बयान करते हैं, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट जो है वो पूरी भरपूर सियासी तकरीर की है। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरीके से सतही किस्म की गुफ्तगू है कि एक वर्दी में शख्स खड़ा होकर गालियां भी देता है, एक वर्दी में खड़ा होकर शख्स जो है वो किसी को तू करके भी बुलाता है, एक वर्दी में खड़ा होकर शख्स एक मुंतखब वज़ीर आला को कुत्ते से तशबीह भी देता है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो मुजाहरा था कि वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, जो मुंह से झाग निकलता हुआ नजर आया, वो फैसल वाडा साहब का था। जिस तरीके से फैसल वाडा साहब के बयानात हैं टीवी चैनल्स के ऊपर आप देख रहे हैं, जितना वो खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके वो कह रहे थे कि अडियाला जेल के बाहर अगर कोई आया तो उसको फेंटा भी लगेगा और हथकड़ियां भी लगेंगी। उसके साथ साथ वो मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं कि खुर्रम ज़ीशान साहब अब सेनेटर नहीं रहेंगे। ये एक बेनामी सेनेटर फैसल वाडा ये दावा कर रहे हैं, जिनकी कोई जुमात नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जुमात वही है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे DGISPR साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासत जुमात, सियासी एक तरह से जुमात है, जो जिनके पास इख्तियार है। बड़ी से मुराद मेरा यही है। और वो कहते तो यही है कि हमारे पास इख्तियार, कोई सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन वो भरपूर सियासत कर रहे हैं। इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद यही है कि जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ, आसिम मुनीर साहब ने का जो मकसद है वो यही है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो रही सही बुनियादी इंसानी हुकूक थे उनको भी खत्म कर दिया जाए, जो थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ है उनको भी खत्म कर दिया जाए, जो थोड़ी बहुत कोई बात करता है पाकिस्तान के अंदर उनको भी डरा कर, धमका कर, धांधली के जरिए खामोश करवा दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में खौफ की फिजा कायम की जा रही है। पाकिस्तान में जो जनरल सीसी के रजीम के तहत जनरल सीसी का जो मॉडल है, जो मिस्र का जो मॉडल है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आसिम मुनीर का जो इक़्तिदार का जो दुरानिया है उसमें तोसी हो। बुनियादी तौर पर तो उन्होंने इस वक्त 5 साल की ये मुद्दत हासिल कर ली है, लेकिन उनका जो मकसद है, वो जो देख रहे हैं, जो उनकी एम्बिशस है, वो एम्बिशस जाहिर है 5 साल के लिए नहीं है, और उसके बाद भी और ये ताकत, ये कुर्सी, ये ओहदा, ये कौन पागल है जो छोड़ता है। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो ये ज़हनी मरीज हैं और ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में सदाकत भी नजर आती है। देखें, जनरल आसिम मुनीर साहब अगर मुलाकात करने की, बहनों को मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इमरान खान का पैगाम बाहर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इमरान खान अपने वकला के साथ कोई मुशावरत कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इमरान खान कोई सियासी हिकमत अमली बना लेंगे। जनाब, आपके पास तो पूरी ताकत है, इख्तियार है, पार्टी को आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तोड़ लिया है। जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो भी आपसे खौफजदा है और वो भी आपके साथ अलाइन है, और आपका एक अर्दली जो है वो उनको अगर कोई इशारा करता है तो वो सारे जनाब लाइन हाजिर हो जाते हैं। तो फिर खौफ किस चीज का है? फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो माइनस इमरान करें और तो उनके साथ बात हो सकती है? यानी अता तारड़ साहब जो है ये बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी से खुद को लाताल्लुक कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात हो सकती है। मेरा ये सवाल है, अभी तक इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान है, इमरान खान अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दे तो वो PTI है। इमरान खान किसी नौजवान को खड़ा कर दे तो वो PTI है। इमरान खान किसी खातून को खड़ा कर दे वो PTI है। इमरान खान अगर अपने घर के किसी फर्द को खड़ा कर दे तो वो PTI बन जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि PTI इन लोगों का नाम है जो कि इस वक्त MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वुज़रा हैं, सूबाई वजीर हैं, या जो भी उनकी सीनियर लीडरशिप है, तो ये PTI नहीं है। देखें, आपने पूरी ताकत के साथ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे उनको तोड़ दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद उमर, फवाद चौधरी, आरिफ, इमरान इस्माइल, नेम इट, इतने लोग हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपने कोई टॉप टियर लीडरशिप छोड़ी नहीं। क्या इमरान खान का जो मौकफ है, क्या इमरान खान का जो नजरिया है, या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, क्या वो कम हो चुकी है? नहीं कम हुई, वो और ही बढ़ती जा रही है। तो इन सबको भी ये मालूम है कि ये मुलाकातें रुकवा कर और इमरान खान को जिद करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जहन को तस्कीन, दिल को इत्मीनान देना चाहते हैं।
जो एक ज़हनी मरीज होता है, वो ज़हनी मरीज दूसरे को दुख पहुंचाकर, दूसरे को तकलीफ में देखकर खुश होता है। तो बुनियादी तौर पर वो इस वक्त इमरान खान को और उनकी बहनों को तकलीफ देकर जब वो रोती हैं, जब वो सड़कों पर उनको घसीटा जाता है, तो उनके दिल को एक खुशी महसूस होती है, और ये खुशी महसूस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और खौफ फैलाने के लिए उन्होंने, आजकल आपने ये भी देखा होगा कि आज एक खबर चल रही है, जो यूट्यूब के एक इन्फ्लुएंसर हैं रजब भट्ट साहब, उनको बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकाम है, खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब, वो इसको ये पेश कर रहे हैं, ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद अब जितने भी बैरूनी मुल्क लोग बैठे हुए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और ताकि वो बात ना कर सके। लेकिन जो ये रजब भट्ट साहब हैं, ये जट साहब हैं, जो भी हैं, मैं तो खैर इनको जानता नहीं, खबर ही देखी थी मैंने, और फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कोई इन्फ्लुएंसर है। बुनियादी तौर पर ये दो इसमें वजूहात हो सकती हैं कि डिपोर्ट क्यों किया गया। एक तो इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने बड़ी डिटेल से बात की थी कि अगर आपने बरतानिया में कोई असाइलम लिया हुआ है या वेस्टर्न किसी कंट्री में असाइलम लिया हुआ है और आपके ऊपर कोई मुकदमा है, और वो मुकदमा आपने बरतानवी या उस मुल्क के आला हुकाम से छुपाया हुआ है, और वो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हवालगी के हवाले से कोई राब्ता करती है, तो फिर आपको मसाइल होंगे। अगर आपने अपने जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहां पर असाइलम लिया हुआ है, तो आपने तमाम जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अपने मुल्क में जहां पर आपको खतरा है वहां पर आपने हुकूमत को बता दिया है, तो फिर वो हवालगी नहीं होती। एक तो ये रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अदील राजा साहब भी बात कर चुके हैं, वो ये रीजन हो सकती है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब इन इन्फ्लुएंसर्स को पहले फेंटा लगाते हैं, जिस तरीके से वो डकी भाई था, डकी भाई बेचारे की वीडियो आप देख लें कि किस तरीके से वो रोते हुए फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ एक पुलिस अफसर ने क्या हरकत की और किस तरीके से उनको तजलील की जाती रही, तज़हीक की जाती रही। एक तो ये इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर पहले उनको बुलाते हैं अपने ही एतमाद में लेके, ताकि उनके ऊपर मुकदमात जो है वो खत्म कर दिया जाए। जाहिर है ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेचारे, जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, ये कोई इन्होंने कोई जदोजहद तो नहीं कर रही, ये तो एक एंटरटेनमेंट है। और एक एंटरटेनमेंट, एक फनकार को आप कितना जज कर सकते हैं? वो इतना आसाब के ऊपर हर की कोई इतना ताकतवर नहीं होता कि आसिम मुनीर की जो रिजीम है उसके साथ लड़ सके। तो इनको पहले बुलाते हैं, फिर इनके मुकदमात खत्म करते हैं और इनसे शुक्रिया अदा करवाते हैं आसिम मुनीर का। तो बुनियादी तौर पर ये एक इस तरीके से भी अब इनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 75 सालों से एक साजिशी थ्योरीज घड़ती रही हैं, और उन साजिशों के अंदर ही इनका इक्तदार जो है वो ये हासिल करते हैं। ये हमेशा जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जो फौज है ये अब इदारा नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये कंपनी है। जिस तरह एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो जर्नलों की चंद कंपनी है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर बैठे होते हैं, और वो उस कंपनी को रन करते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। जितने भी उनके एम्प्लॉइज होते हैं वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का फौज भी एक कंपनी बन चुकी है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर इस वक्त कब्जा किया हुआ है, और वो रिसोर्सेज चाहे मादियात की सूरत में हो या किसी कमर्शियल एंटिटी की सूरत में हो, उनके ऊपर उनका कब्जा है, और वो उस तरीके से अपने इक़्तिदार को दबाम बख्श रहे हैं। तो ये एक खौफ की फिजा जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्टली, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? जनाब, मैंने कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से ये फील्ड मार्शल की तो ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब उनके जो वेस्टर्न जो ताल्लुकात हैं वो उस सतह तक पहुंच जाएंगे कि उनको जनरल सीसी डिक्लेयर कर दिया जाए, और उनसे वो तमाम मकासद हासिल कर लिए जाए, और उनसे कोई बड़े मकासद मजीद भी हासिल करने हो। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले भी जब वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है 1 साल पहले अता तारड़ समेत दीगर कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन का वफ़द था उसने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस का जो मसला है वो रिव्यू में वो चले गए थे। और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू इसके ऊपर आ सकता है वो सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो इस वक्त कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर है, लेकिन उसके बावजूद ब्लैटेंटली ये सारी चीजें जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुलेआम 6 करोड़ वोटर वाले पार्टी के ऊपर उस तरीके से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो फील्ड मार्शल के साथ जरूर खड़ी हैं, लेकिन अभी उनको जनरल सीसी जैसा ताकतवर नहीं बनाया जाएगा। कुछ मजीद काम उनसे लेने हैं। जब वो काम, वो टास्क पूरा कर देंगे तो फिर उनको मजीद अगर कंटिन्यू करना है तो उनको मजीद ताकतवर बनाया जा सकता है, या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना हुआ तो छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना कानूनी तौर पर इतना आसान नहीं होगा। TLP जो इस वक्त
जो रियासत है उसका दावा भी है कि वो तशद्दुद भी करती है, उनके पास हथियार भी हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी हैं। ना इमरान खान की हुकूमत के अंदर उनके ऊपर पाबंदी लग सकी, ना मौजूदा जो रजीम है वो पाबंदी लगा सकी। तो अगर टीएलपी के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी नहीं लग सकती। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में तो जो आसिम मुनीर चाहते हैं वही कानून है, लेकिन जो इंटरनेशनली पाबंदियां लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तो आज की सूरत हाल थी। अपना फीडबैक जो है वो जरूर देता रहा करें। फीडबैक से हमें जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें पता चलता है। और अगर आपके कुछ सवालात होते हैं तो मैं आपके तमाम लोगों के कमेंट्स जो हैं वो जरूर पढ़ता हूं, और अगर उसमें ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सवाल होता है जिसको मैं एड्रेस कर सकूं या उसका जवाब दे सकूं तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि उसके ऊपर भी टाइम लगाऊं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।